नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें नोएडा से, जहां पर इंजीनियर की मौत मामले में जांच तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची एसआईटी की टीम, अधिकारियों की भूमिका समेत हर पहलू की जांच होगी। 5 दिन में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों की भूमिका समेत हर पहलू की जांच इस दौरान होगी और महज 5 दिनों में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। तो नोएडा से खबर, जहां इंजीनियर की मौत मामले में जांच तेज, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची एसआईटी की टीम, अधिकारियों की भूमिका समेत हर एक पहलू पर जांच भी की जाएगी। आपको जानकारी दे दे, कई लापरवाहियां सामने आई और जिसकी वजह से एक 27 वर्षीय इंजीनियर की जान चली गई। अब इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया गया है और वहीं एसआईटी को जांच सौंपी गई है। अब एसआईटी 5 दिन में जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस पहुंची है एसआईटी की टीम, अधिकारियों की भूमिका समेत हर पहलू की जांच यहां पर की जाएगी। तो 5 दिन में जांच कर सीएम को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजीनियर की मौत के कारण और लापरवाही पर एसआईटी का गठन किया गया है। 5 दिनों में जांच कर सीएम योगी आदित्यनाथ को एसआईटी की टीम रिपोर्ट देगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा अमित के पास चलते जाने की कोशिश करते हैं। अमित, देखिए, एसआईटी की जो टीम है वो नोएडा प्राधिकरण के ऑफिस में पहुंची है। इस समय क्या तस्वीरें देखी जा सकती है? देखिए, जो एसआईटी गठित की है सीएम योगी के द्वारा, उस एसआईटी की टीम नोएडा प्राधिकरण पहुंची और जो स्थानीय अधिकारी हैं उनको भी वहां पर बुलाया गया है। साथ ही इंजीनियर जिसकी मौत हुई है उसके पिता को भी एसआईटी टीम ने बुलाया है। फिलहाल पिता से उस घटना के वक्त किस तरीके के हालात थे उसके बारे में एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी देरी रही और 1.5 से 2 घंटे तक इंजीनियर अपने आप को बचाने की गुहार लगाता रहा। वो किस तरीके के हालात थे, इन हालातों को फिलहाल एसआईटी की टीम जांच रही है। और मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों की भूमिका किस तरीके की थी, जो रेस्क्यू की टीम एसडीआरएफ की पहुंची वो कितने समय बाद पहुंची, तो इन तमाम सवालों के से पूछताछ की जा रही है। इसके बाद जो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी हैं, जिन अधिकारियों को पत्र लिखे गए इस काम को कराने के लिए, वो पत्र कितने दिन पहले स्थानीय निवासियों द्वारा, विधायक द्वारा, सांसद द्वारा कितने दिन पहले उन पत्रों को लिखा गया और उस पर किस तरीके का संज्ञान लिया गया, क्यों लापरवाही बरती गई, तो कौन कौन और जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करने की जो जांच है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। और माना जा रहा है कि 5 दिन के अंदर जिस तरीके से सीओ पर कार्रवाई हुई है, जेई पर कार्रवाई हुई है, इस तरीके से अन्य विभाग, खासतौर पर ट्रैफिक सेल, हेल्थ डिपार्टमेंट जो प्राधिकरण का है और जो जिन संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर काम करना था उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। और दमकल विभाग को लेकर भी जो मृतक के पिता हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। अपनी बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किनारे पर बैठे रहे तमाम जो दमकल कर्मी है और किनारे पर बैठे रहने के दौरान किसी तरीके की मदद नहीं मिली और उनका बेटा डूबता रहा। तो फिलहाल माना यही जा रहा है 5 दिन तक एसआईटी की टीम यहीं रहेगी और उनके पिता से, मृतक के पिता से बातचीत करने के बाद संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। और आज सुबह से जब से एसआईटी के आने के बारे में जानकारी मिली है, प्राधिकरण की कई टीमें सेक्टर 150 में लगाई गई हैं। जो खराब पड़ी लाइटें हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है, पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों का यह आरोप था कि रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट नहीं चलाई जाती हैं। तो जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम प्राधिकरण के अफसरों ने सुबह से ही शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो काफी तेज हो गई है। फिलहाल देखना होगा कि 5 दिन के अंदर जो जांच रिपोर्ट आएगी उनमें किन किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है और किन किन पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अमित। और नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। पानी में इंजीनियर की कार की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानी में इंजीनियर की कार की तलाश जारी है नोएडा में, जहां पर इंजीनियर की मौत के मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दे कि अभी जो कार की तलाश है वो जारी है, जिस कार में इंजीनियर सवार था। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें आपके सामने। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है और कार को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पानी में इंजीनियर की कार की तलाश जारी है
और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर उस दौरान भी इसी प्रकार से रेस्क्यू किया गया होता तो शायद आज इंजीनियर हमारे बीच होता। लेकिन तब जो चीज़ें निकलकर सामने आई, जो प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से बताया गया, जो रेस्क्यू करने के लिए बचाव दल यहां पर पहुंचा था, वो पानी में उतरने के लिए ही तैयार नहीं था। और लापरवाही पर भारी जन आक्रोश भी है। घटनास्थल पर आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो टीमें हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कार को बाहर निकाला जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। एनडीआरएफ की टीम इस समय घटनास्थल पर पहुंची है और इसी के साथ यहां पर अब कार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो नोएडा के सीईओ थे उन्हें हटा दिया गया लोकेश एम को और अभी और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। एसआईटी गठित कर दी गई है और एसआईटी गठित करने के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि 5 दिन में एसआईटी रिपोर्ट सौंपेगी। तो 5 दिन में एसआईटी की ओर से रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजीनियर की मौत के मामले के बाद लगातार यहाँ पर अब जाकर प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। जो आप यहाँ पर टूटा हुआ दीवार का वो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आज से ठीक 15 दिन पहले लगभग 15 दिन पहले एक ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ था और देखिए कार भी यहाँ पानी में गिर जाती है और अब यहाँ पर टीमें पहुंची हैं, कार को निकालने की कोशिश में जुटी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने नोएडा में जहाँ पर इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सीधा घटनास्थल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पर कार की तलाश अभी की जा रही है। तो कार की तलाश की जा रही है। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में बड़ा एक्शन भी लिया गया है। पूरा मामला क्या है अब ये भी आपको बता देते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल जब्बास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम राहुल के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे राहुल इस समय क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखी जा सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस प्रकार से आज कार को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, अगर उस दौरान चलाया जाता रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरीके का तो शायद इंजीनियर हमारे बीच में आज जिंदा मौजूद होता। निश्चित तौर से, क्योंकि जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी 10 मिनट के अंदर बोट्स में हवा भर दी गई थी और मोटर बोट के सहारे जो ग्राउंड जीरो है वहां एनडीआरएफ पहुंच गई थी। और एनडीआरएफ की अगर बात करें तो इक्विपमेंट्स के लिहाज से भी बहुत पुख्ता है, क्योंकि सोनार का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। जिस तरीके से रेडार हवा में ऑब्जेक्ट्स की पहचान करता है वैसे ही सोनार पानी के अंदर पहचान करता है और वो स्थिति नजर आ रही है। 1-2 नहीं बल्कि 4-4 गोताखोर है जो अंदर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिखाते रही है कि किस तरीके से जो आगे रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो नहीं कहा जाएगा इसे, बल्कि कहा जाएगा कि जो तफ्तीश की जा रही है कि गाड़ी कहाँ डूबी, कितनी गहराई, उसके लिए सोनार का इस्तेमाल, उसके लिए गोताखोर का इस्तेमाल, उसके लिए स्कूबा की किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लगातार एक नहीं बल्कि 2-2 जो नाव है वो एनडीआरएफ की मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और एक ही जगह पर मंडराए जा रहे हैं। सोनार का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अंदर जो है वो सरिये हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि मेटल की वजह से, मेटलॉजी की वजह से सोनार अच्छे से समझ नहीं पाती, स्कैन नहीं कर पाती। इसलिए जहां भी कुछ ऑब्जेक्ट मिलता है वहां पर गोताखोरों को उतारा जाता है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी विकास राय जितना संभव हो उतना जो गोताखोर है उनके तरफ जूम करके दिखाएं कि उनके पीछे जो सिलेंडर है ऑक्सीजन का वो लगभग 2 घंटे तक काम कर सकता है। स्कूबा की पूरी किट मौजूद है और अंदर लगभग 15 से लेकर 20 मीटर यानी 40 से लेकर 60 फुट के आसपास की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और देखिए जो दूसरी नाव है वो भी दोबारा से पानी में उतर गई है, यानी इक्विपमेंट लेने के लिए दूसरी नाव बाहर निकली थी। शायद सोनार की बैटरी, लैपटॉप या कुछ और चीज़ें रही होंगी। तो दूसरी नाव को आप देख सकते हैं और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ऊपर करके दिखाइए, जूम आउट करके दिखाइए कि इस तरीके से जो क्रेन है वो भी वेट कर रही है। जो नोएडा प्रशासन की क्रेन है वो लगा दी गई है ताकि अगर कहीं भी ये सुनिश्चित किया जाए कि इंजीनियर की गाड़ी कहाँ डूबी थी तो युवराज की गाड़ी को निकालने के लिए क्रेन और रस्सियों का इंतजाम भी नोएडा पुलिस की तरफ से किया गया है। तो नोएडा पुलिस यानी जो सिविक प्रशासन है उसके साथ एनडीआरएफ की जो गोताखोर है वो मौजूद है। एनडीआरएफ की जो पूरी टीम है गाजियाबाद से वो पहुंची है, उनके पास नाव है, सोनार है यानी वो उपकरण जिससे पानी के अंदर का मैप, 3D मैप तैयार किया जा सकता है और उसके साथ स्कूबा की किट। लगातार बीते 1 घंटे से ये दोनों नाव इस तरीके से ही काम कर रही है। क्रेन इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही
कोई मालूमात मिलेगी वैसे ही क्रेन को काम पे लगाया जाएगा। हालांकि जो तैयारियों की बात करें तो एनडीआरएफ के अधिकारियों ने हमसे कहा कि तैयारी इस लिहाज से है कि रात के समय भी अगर ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा तो उसके लिए पीछे नहीं हटा जाएगा, यानी सिर्फ दोपहर नहीं बल्कि रात को भी ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने सवाल की शुरुआत की थी कि अगर ये एसओपी लागू की गई होती पहले और एनडीआरएफ की टीम को पहले से कॉल किया गया होता तो सिर्फ 10 से लेकर 15 मिनट का समय लगता और युवराज की जान को बचाया जा सकता था, 27 साल की इंजीनियर की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन एनडीआरएफ को कॉल गया ही नहीं है और अब पहली बार एनडीआरएफ की टीम यहां ग्राउंड जीरो पे पहुंची है गोताखोरों के साथ, तमाम उपकरणों के साथ। जी बिल्कुल राहुल, और देखिए उस दौरान भी हम न्यूज स्टेट की ओर से सवाल उठाया गया था कि जब रेस्क्यू दल वहां पर पहुंचा था युवराज की जान बचाने के लिए तो क्या उनके पास कोई तैराक नहीं था। हालांकि ऐसी जगहों पर जहां पर निर्माणाधीन कार्य जारी हो या फिर खुला वाटर पिट हो, ये बेहद जरूरी चीजें रहती हैं जो हमेशा एक रेस्क्यू दल को ध्यान में रखनी होती है। देखिए निश्चित तौर से दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो जो सेक्टर 150 की रोड है वो काफ़ी वाइड है, 6 लेन की रोड है और अगर रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मैंने सुबह ड्राइव करके देखा था तो लगभग 2 से लेकर 3 सेकंड का ही रिएक्शन टाइम था। अगर वो रिएक्शन टाइम छूट जाता है तो ये मान के चलिए कि गाड़ी लगभग 40 से लेकर 60 फुट अंदर जाएगी। जो क्रेन्स मौजूद थी फायर ब्रिगेड की वो इतनी लंबी नहीं थी कि अंदर जाया जा सके। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि जो नाव उतारी गई नाव में पतवार नहीं था, इस वजह से अंदर नहीं जा पाए और कोई किसी को अंदाजा नहीं था कि आप रात के समय के लिहाज से देखिए, फॉग, डेंस फॉग के लिहाज से देखिए कि कौन व्यक्ति बिना उपकरणों के अंदर जाकर के पता करेगा कि कहां पर जो नीचे सरिया है, क्योंकि निर्माणाधीन इमारत थी ये, वो तो नहीं है और किस तरीके से जाया जाएगा। और इसी खतरे से मॉल लेने से बचते हुए लगभग 2 से ढाई घंटे तक चाहे वो पुलिस के लोग हो, चाहे प्रशासन के हो या फायर ब्रिगेड के हो, वो काफी हद तक नजर आया और इसकी वजह से जान नहीं बचाई जा सकी। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो एनडीआरएफ के पास वो तमाम उपकरण हैं। सोनार के जरिए देखा जा सकता है कि कहां पर किस जगह पर ज़्यादा ऊंचाई है कि ज़्यादा नीचाई है और उन उपकरणों के साथ, उन गोताखोरों के साथ, उन स्कूबा के किट के साथ 1-2 मिनट नहीं बल्कि 2 घंटे तक भी अंदर जाकर के बिना रुके पानी के अंदर का पूरा मॉड्यूल, पूरा मॉडल तैयार किया जा सकता है। और वो स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है कि लगातार जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो सिविल प्रशासन के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, और अभी यहाँ पर जब तफ्तीश की जा रही है कार को लेकर, ये कोशिश की जा रही है कार को ढूंढने को लेकर, अभी कितना समय हो गया है, उससे भी बड़ी लापरवाही ये कि यहाँ पर पानी जमा होता गया लेकिन पानी के निकासी को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। यही वजह रही कि आज प्रशासन को इतनी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। देखिए लगभग 1.5 घंटा हो गया एनडीआरएफ को यहाँ पर पहुंचे हुए, 1.25 घंटा हो गया ऑपरेशन की शुरुआत हुए, सोनार को उतारे हुए भी 1 घंटा हो चुका और 1 घंटे पहले ही जो गोताखोर है वो पानी के अंदर चले गए थे। लेकिन जैसे आपने कहा कि तैयारियों को लेकर के कि पहले से कदम क्या उठाने चाहिए थे, तो पहले से डाइवर्जन के बोर्ड लगाए जा सकते थे कि आगे डेड एंड है, आगे ये रोड बंद है, वो लगाए जा सकते थे, वो नहीं लगाए गए। जो हमारे स्थानीय निवासियों से बात हुई उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट भी बीते 2-3 दिन से जलनी शुरू हुई है, उस रात को स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, नेटवर्क नहीं मिलता है। और लोगों ने तो यहां तक बताया कि अगर आप गूगल मैप से जाएंगे तो गूगल मैप यहां आने के बाद रुक जाएगा, बफरिंग शुरू कर देगा क्योंकि इंटरनेट भी नहीं है। आसपास का पूरा इलाका बीहड़ का इलाका है और यही वजह है कि यहां पर जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। हालांकि प्रशासन के साथ साथ ये मामला कोर्ट में है, रेरा में है और इसी वजह से ये पूरी की पूरी जमीन ऐसी है जो सोने की कीमत जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन बीते कई सालों से यहां पे कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। जो हुआ था उसके बाद बाढ़ का पानी, उसके बाद बारिश का पानी बढ़ गया है और उसकी निकासी भी नहीं हुई है और लगता है कि एक बड़े हादसे का, एक बड़े बलिदान का इंतजार था, दरकार थी और किसी की मौत के बाद ही प्रशासन जागता और वही चीजें यहां पर नजर भी आ रही है। जी बिल्कुल, और देखिए अभी भी बहुत से ऐसे डेड स्पॉट है जिन्हें प्रशासन की ओर से चिन्हित करने का काम तो शुरू कर दिया गया है, लेकिन अगर इसी वाटर पिट के आसपास देखा जाए, एक स्कूल वैन भी इससे पहले गिर चुकी है यहाँ इस वाटर पिट में, एक ट्रक भी जा चुका है। क्या अभी कोई इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं पुख्ता तौर पे? जहां तक मेरा ख्याल है, जहां पर इस समय आप मौजूद है वहां पर भी लगता है ये वाटर पिट यूं ही खुला हुआ है बिना किसी डायवर्जन के या फिर किसी रिफ्लेक्टर के।
तो देखिए लगातार हमारे देखिए जहाँ पे संवाददाता- मौजूद हुई दरअसल कच्ची सड़क है, क्योंकि हम इस पार से दिखा रहे हैं, जी। एक बार दिखाई कि जो बीहड़ का पूरा इलाका है कच्ची सड़क है और यहाँ भी कोई बैरिकेटिंग नहीं है। और दूसरी तरफ भी एक बार धीरे धीरे लेके जाइए विजुअल्स को कि दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ भी बैरिकेटिंग जो लगी है वो भी अस्थायी तौर पर लगाई गई है और वो भी लगभग 2 दिन पहले ही लगाई गई है। जो आपको टूटा हुआ हिस्सा नजर आएगा अगर जूम कर सके तो वहाँ पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था 31 जनवरी को, यानी अब से लगभग 20-22 दिन पहले, और उसकी वजह से जो छोटी सी दीवार है वो भी टूट गई थी। यही वजह है कि जब तेज रफ्तार गाड़ी यहाँ पहुंची तो रुकने का कोई संभव नहीं था, क्योंकि जो रिएक्शन समय है वो 2 से 3 सेकंड का था और बीच में जो छोटी सी दीवार है वो भी नहीं रोक पाई, टायर नहीं फंस पाए क्योंकि वो दीवार का हिस्सा पहले ही टूट चुका है। और यही वजह है कि युवराज की गाड़ी पानी में गिर गई। युवराज लगातार अपने पिता से, बाकी लोगों से बात करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन बचाव अभियान शुरू नहीं हो पाया जब तक मृत्यु नहीं हो गई थी। और शायद अगर एनडीआरएफ को उस वक्त कॉल कर दिया जाता तो हो सकता है, जैसे हमने देखा दिन के समय कि लगभग 15 मिनट का 10 मिनट का समय लगा एनडीआरएफ की बोट्स को पानी के अंदर ग्राउंड जीरो पे पहुंचने का, तो वैसे ही रात के समय भी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता था। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राहुल, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रशासन की ओर से अब कदम उठाए गए हैं, लेकिन क्या ये कदम अभी भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कई ऐसे स्पॉट और अस्थायी तौर पर लगाई गई ये जो यहाँ पर आप कह सकते हैं बैरिकेटिंग है, वो कितने ही हादसों को रोक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ लीपापोती की जा रही है? देखिए निश्चित तौर से लीपा पोती है, क्योंकि जब हम सुबह पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती थी। सफाई होने लगी क्योंकि एसआईटी की टीम मेरठ से नोएडा पहुंच गई और किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है, आने वाले कुछ घंटों के अंदर, कुछ पलों के अंदर भी। उसके अलावा अगर बात की जाए डिफॉगर का, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बैरिकेड्स है वो लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स जलने लगी है। तो ये स्थिति तो सिर्फ 150 सेक्टर की है, इस ब्लाइंड स्पॉट की है, लेकिन सिर्फ नोएडा में एक यही ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। ऐसे बहुत से मामले हैं जो कोर्ट में लंबित है, जहां बेसमेंट खुदी हुई थी, जहां पानी भरा हुआ है। तो क्या सब जगह किसी हादसे का इंतजार करना होगा या उससे पहले ही कार्रवाई हो जाएगी? ये एक बड़ा सबक है जो अब नोएडा अथॉरिटी को, नोएडा पुलिस को, तमाम प्रशासन शासन के लोगों को सीखना होगा कि हादसे से पहले ही तैयारियां क्यों नहीं कर ली जाती। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राहुल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।